सिंगल या एक व्यक्ति विशेष होकर इसके विषय में नहीं सोचेंगे तो कम्युनिटी नहीं बन सकती। सिंगल अगर आगे आते हैं तभी सिंगल करके और भी लोग आगे आएंगे। मॉन्यूमेंट है, ये हमारी विरासत को दर्शाता है, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। अगर हम उसके प्रति जागृत नहीं है, अपनी संस्कृति के प्रति जागृत नहीं है, अपनी सभ्यता को नहीं समझते, अपने संस्कारों को नहीं समझते हैं, तो शायद हम अपने आप को नहीं समझते हैं। और अपने आप को समझने के लिए, विश्व में अपने आप को बताने के लिए कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है, हमारा अतीत कितना गरिमावान रहा है, इसको जानने के लिए हमें धरोहरों के संरक्षण के क्षेत्र में और आगे जाना चाहिए। उन देशों से कुछ सीखना चाहिए जिनकी संस्कृति बहुत पुरानी नहीं है पर वो उससे बहुत आगे हैं और उसे बहुत अच्छे से संरक्षित करने के प्रयासरत हैं। थैंक यू। इस बारे में हम लोगों को बताएं। बैठे यहाँ पे गुरुजन और अग्रज और प्रिय साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज का विषय है धरोहर संरक्षण की आवश्यकता, तो सवाल ये उठता है कि धरोहर संरक्षण क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो धरोहर है, विरासत है हमारी। सुभाष भैया ने बताया कि अमूर्त विरासत होते हैं और मूर्त विरासत होते हैं। मुख्य रूप से दो होते हैं इसके। तो मूर्त विरासत जो कि आप लोग जिस परिसर में हैं इसको देख रहे हैं, और जो हमारी परंपराएं हैं, जो मौखिक इतिहास है, जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जो तकनीकी है, कौशल है, ये सभी हमारे अमूर्त विरासत हैं। तो हमें इनको संरक्षित इसलिए ज़रूरी है करना कि ये हमारी पहचान है, पुरखों की दी हुई थाती, जिसको हम कहते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं दी हैं हमारे पूर्वजों ने, उसको हमारी ये पहचान है। और इसको हमें आगे आने वाले जेनरेशन के लिए हमें उनको सही हालत में उनको देना है, ताकि वो भी हमें याद रखे कि हमारे जो पूर्वज थे कोई भी चीज़ हमें दिए तो उसको हमें आगे कैसे लेकर जाना है। और जो धरोहर हैं ये हमारी पहचान है, ये राष्ट्रीय अस्मिता है हमारी, और इसको हम संरक्षित करते हैं तो एक तरह से हमारा जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो बना रहता है उसका भी इसमें योगदान है। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि विरासत संरक्षण करने के लिए हमें जो आम जनता है, सबसे पहले हम पब्लिक जो डोमेन में जो बातें जानी चाहिए उसमें जानी चाहिए, जो कि आम जनता है। जब तक विरासत के बारे में उनको नहीं बताया जाएगा तब तक हमारी विरासत संरक्षित नहीं रह पाएगी। क्योंकि जैसे विरासत सप्ताह मनाने के अवसर पे हम लोग इकट्ठे होते हैं, ये बात जो है हमारे आम जनता पे, पब्लिक में यदि वो चीज़ जाती है, जन जन तक ये बातें पहुंचती है, तो निश्चित रूप से धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी है कि हम उनको बताएं कि ये धरोहर आपकी है। जब ये लगाव उनके अंदर पैदा होगा कि नहीं, आस्था होगी कि नहीं हमारी चीज़ें हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से वे उनको लगाव उत्पन्न होगा और अपने आप को संरक्षित कर पाएंगे। और इसके लिए ये है कि बहुत सारे सुझाव भी हैं इसमें कि हमारा जो धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लोगों के बीच जाएं, लोगों को बताएं, और उनका प्रॉपर जैसे कोई विरासत है तो उसको निरपेक्ष भाव से देखने की आवश्यकता है कि उनको बताया जाए कि ये आपके पूर्वजों द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से आप संरक्षित कर रहे हैं, तो अपने इतिहास को आप संरक्षित कर रहे हैं और उनका सामाजिक आर्थिक हित सजे। जो पब्लिक है उनका विरासत के प्रति लगाव जब होगा वो उससे जुड़ेंगे, क्योंकि उनका जब सामाजिक आर्थिक हित जब उससे सधेगा, वो चीज़ उनका भी उन्नयन होगा, तभी उन विरासत से हमारे जुड़ेंगे और परंपराएं हमारी संरक्षित हो पाएंगी। और जिस तरह से गोद लेने की परंपरा चल रही है, तो ये भी है कि विरासत को यदि गोद लिया जाए तो पूरे संस्कृति का उद्धार हो सकता है। और आजकल विकास के हर क्षेत्र में पीपीपी मॉडल जो चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो कॉरपोरेट जगत को भी इस तरफ से खींचा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और विरासत को हमें, अमूर्त विरासत के प्रति भी हमें बहुत अवेयर होने की आवश्यकता है। चूँकि मैं संग्रहालय विज्ञान का छात्र हूँ तो मुझे विरासत के बारे में महत्व और उसके बारे में भली भांति से परिचित हूँ। और इसका महत्व ये है कि हमारी ये पूरी तरह से पहचान है, ये नष्ट हो जाएगी तो हमारा कोई इतिहास नहीं रहेगा, और बिना इतिहास के कोई किसी का भविष्य नहीं होता है। धन्यवाद।
शंकर जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने विचार हम लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का कार्यक्रम रखे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव सर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक अच्छा विषय रखा है, धरोहर संरक्षण की आवश्यकता। तो वास्तव में आज के समय में एकदम प्रासंगिक विषय है और वास्तव में धरोहर संरक्षण होना चाहिए। धरोहरों से हमें एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। भारत सरकार ने या अन्य प्रशासनिक व्यवस्था ने जो है धरोहर संरक्षण करने के लिए अलग अलग कानून भी बनाए हुए हैं और धरोहर संरक्षण करने से जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को जो है बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे पूर्व अनेक वक्ताओं ने इस विषय में बहुत सारा कुछ बता दिया है और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जान गए हैं, लेकिन फिर भी यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो धरोहर है उनको संरक्षित करें, उनके बारे में लोगों को बताएं और इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी और इससे एक नई सीख मिल सकती है। इससे हम अपने वर्तमान को कल्याणकारी और भविष्य को संरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धरोहर संरक्षण की आवश्यकता है और यह विषय बिल्कुल प्रासंगिक है और मैं इसके लिए डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविशंकर जी। लेकिन हम एक बात आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि विद्वान वक्ताओं के वक्तव्य से हम लोगों ने बहुत कुछ तो अवश्य जान लिया है, लेकिन सब कुछ नहीं जाना। इसलिए ज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं होता। आप कितना भी जानिए, कुछ न कुछ बाकी रह ही जाता है। इसलिए हम एक एक करके सबको बुला रहे हैं, सबके पास जो भी है वो हम लोगों को दे के जाएं। इस क्रम में हम अपने अग्रज डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी को यहाँ बुलाना चाहेंगे, जो बीएचयू के हिसाब से हम लोगों के अग्रज भी हैं, सीनियर भी हैं। और अगर विरासतों की बात करें तो एक होता है, कोई मजबूरी में संरक्षण करता है, कोई लालच में करता है। भैया उसी विरासत संरक्षण की रोटी खाते हैं। ये भारत कला भवन में ये एज असिस्टेंट क्यूरेटर ये काम करते हैं और इनका पूरा जीवन या पूरी दिनचर्या हम लोग की विरासतों के संरक्षण में ही बीतती है। इसलिए हमको लगता है कि ये शायद बेहतर ढंग से बता पाएँ कि विरासतों का महत्व क्यों है हमारी जिंदगी में और उनका संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। अशोक सिंह जी छात्र छात्रा हैं। वैसे हम इस पर कुछ तैयार करके नहीं आए हैं, जो अपना अनुभव है, जो थोड़ी मोड़ी जानकारी उसको शेयर करना चाहेंगे। डॉक्टर सुभाष जी ने जो टॉपिक रखा है धरोहर संरक्षण की आवश्यकता, उसमें काम हम भूल गए, हमारा क्वेश्चन है क्या? नहीं वो ठीक है। धरोहर संरक्षण आवश्यकता, यहाँ पर 3 वर्ड है। धरोहर, तो धरोहर क्या है? धरोहर जो हमारे किसी भी देश की धरोहर जो होती है वो हमारे अतीत का आईना होती है। अतीत में हमारे रहने की दिनचर्या, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसका एक आईना होती है और हम उसी के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद जब खुदाई करते हैं, वहाँ से आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स मिलते हैं, उसके आधार पर हम उनके रहन सहन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी करते हैं। कला की बात अगर कहें तो जो मूर्तियाँ मिलती हैं, जो चित्रकारी मिलती है, जो डिटेल्स मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, उसके आधार पर हम तत्कालीन कला की जानकारी हमें होती है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, वह कितनी विकसित थी, इसकी जानकारी हमें उसी धरोहर से मिली है। अगर पुरातत्ववेत्ता उसको हमारे प्रकाश में नहीं लाते तो शायद हम इसी उधेड़-बुन में रहते कि प्रागैतिहासिक काल के बाद फिर हम कैसे कैसे अपने जीवन को बिताएं। इसका मतलब धरोहर, तो सबसे पहली बात है धरोहर। इसको हमें चाहे कहीं भी हो, किसी भी विश्व की हो या किसी भी क्षेत्र की हो, हर धरोहर का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए म्यूजियम के क्षेत्र में जो नई तक परिभाषा दी गई है उसमें दिया एक वर्ड आया है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। तो यह जो टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज है, इसको भी हमें धरोहर की सूची में रखा गया है। जैसा अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि अमूर्त और मूर्त रूप, उनका कहना बिल्कुल सही है।
मूर्त रूप में तो हम हर चीज़ देखते हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अमूर्त रूप जो कि इनटेंजिबल हेरिटेज के रूप में आता है, जैसे गायन की विधा में अगर देखा जाए तो आज जैसे गिरजा देवी जी जो एक नई राग दे रही हैं, चैता, ये सब, वो जो उनकी एक अलग धुन है वो भी एक विरासत है। जैसे हम सुंदरवन में जाते हैं, वहाँ पर जो रहने की दिनचर्या है, जो पक्षियाँ कलरव करती हैं, जो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण है, वो सब भी एक हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज है। इसे भी हम विरासत के रूप में देखते हैं। और आप लोग को अवगत हैं कि विश्व यूनेस्को के द्वारा जो विश्वदायी संस्थाएं हैं, जो मतलब वर्ल्ड हेरिटेज मानी गई हैं, उसमें आपका प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक क्षेत्र है उनको भी रखा गया है, म्यूजियम को भी रखा गया है, पोलिटिकल साइट को भी रखा गया है। तो धरोहर बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है ये। दूसरी बात संरक्षण दो तरह के हैं। हम एक चूँकि म्यूजियम के क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए हम उस दृष्टि से आपको बताना चाह रहे हैं। एक प्रिवेंटिव होता है, एक होता है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, एक होता है क्यूरेटिव कंजर्वेशन, जिसमें रेस्टोरेशन भी आते हैं। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन हम कोई भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई विधा की जरूरत नहीं है, सामान्य जानकारी है। जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति मिली, अभी यहाँ पर काम हो रहा है, संयोग से अगर खुदाई नीचे नींव के अंदर कोई मूर्ति मिल गई, उसको लीजिए, अपने से साफ सफाई करिए, साफ सफाई करके रख दीजिए। अगर उसमें कोई डिटोरेशन है, कोई खराबी है, फिर हम उसको प्रयोगशाला में भेजेंगे, एनालिसिस या जांच भेजना है भेजेंगे। तो संरक्षण कई तरह के हैं। एक सामान्य पब्लिक जो कि इस क्षेत्र में जोड़ने की जिनकी आवश्यकता है, वो प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन आगे उसी विरासत को बताने के लिए, उसी धरोहर को बचाने के लिए आगे हम विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि धरोहर को संरक्षित करते हुए हम अपने अतीत को देखें। हम अतीत से बहुत कुछ सीखते हैं। म्यूजियम के क्षेत्र में अभी जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि जो आज की नए टेक्निक, जो आज का आभूषण है, आज इस समय हमारे देश में तनिष्क जो है आभूषण, तनिष्क ज्वेलरी की डिजाइन सबसे फेमस मानी जाती है। ठीक है, हम आपको चलिए दिखाएं म्यूजियम में जहाँ पर भी ज्वेलरी का कलेक्शन है, इवन कि मेरे म्यूजियम में भी, भारत कला भवन में भी जहाँ कलेक्शन है, आप उस कलेक्शन को अगर देखें तो उस डिजाइन और तनिष्क की डिजाइन को अगर आप रख देंगे तो तनिष्क ने कोई नया काम नहीं किया है। वही डिजाइन नए रूप में, नए कलेवर में आपके सामने रखी जा रही है। आर्किटेक्ट, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक विदेशी आए थे, वो इंडियन आर्ट के माने जाने विद्वान हैं, उनके साथ भोपाल का एक आर्किटेक्ट थे, दोनों लोग आए। हमारे गुप्ता पीरियड की जो आर्किटेक्चर है, उसी एक एक डिजाइन का फोटोग्राफ हमारे यहाँ जो संरक्षण में है, उसका एक एक डिजाइन का फोटोग्राफ उन्होंने लिया। कोरिलेट कर रहे हैं, अतीत से लेकर वर्तमान को कोरिलेट कर रहे हैं, और उसी को एक नया रूप दे करके जो आज के तथाकथित एक क्या बोलते हैं उसको, डिजाइनर हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके अपनी विधा बना दे रहे हैं। तो सब कुछ हमारे अतीत में ही है, इसलिए इसको संरक्षित करने की अति आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने सही कहा, इतिहास खुद को दोहराता है। और अगर आज हम अपने दिनचर्या में, रोज के जीवन में भी अगर हम देखें, इवन यहाँ तक कि फैशन में भी, रोज फैशन बदलता है, रोज बदल रहा है, रोज नई चीजें आ रही हैं। लेकिन जो जानते हैं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लड़कियों के लिए हम ले, जैसे आज हेयर स्टाइल की बात करते हैं, ब्यूटी पार्लर्स बहुत तरह तरह की हेयर स्टाइल, आप जाइए तो उसके लिए बहुत मोटा चार्ज भी करते हैं आपसे। लेकिन अगर आप पहले की पेंटिंग्स, पहले की मूर्तियों को अगर आप ध्यान से देखें तो वह सारी हेयर स्टाइल उन पेंटिंग्स में आपको दिखेंगी, उन मूर्तियों में आपको दिखती हैं। तो कुछ भी आज नया नहीं है, जो भी है पुराना है, थोड़े से बदलावों के साथ हम उसको नए की तरह अपना रहे हैं। और सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, टेंजिबल एवं इनटेंजिबल, मूर्त एवं अमूर्त। हमारे सामने गुरुधाम मंदिर है जिसके रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो एक तरफ तो हम इसको विरासत कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही हमारी विरासत नहीं है। विरासतों की श्रेणी में वह सारी परंपराएं भी हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे बनारस घराना, बहुत फेमस वर्ड यूज होता है संगीत के लिए। तो बनारस घराने का कोई अस्तित्व तो नहीं है, आप छू नहीं सकते उसको, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और वह हमारी एक बहुत ही समृद्ध धाती है, हमारी बहुत ही समृद्ध परंपरा है।
एक कहावत है कि अगर कोई भाषा खत्म होती है तो एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। उसी तरह अगर एक हमारी कोई धरोहर नष्ट होती है तो अपने साथ वह एक पूरा कालखंड लेके गायब होती है और हमको अपने इतिहास के पुनर्निर्माण में, अपने भविष्य के पुनर्निर्माण में उसके बिना बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि हम अपनी धरोहरों के प्रति जागरूक हों, उनके प्रति संवेदनशील हों, उनसे दिल से जुड़ें और ईमानदारी से उनके संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करें। इस कड़ी में आगे हम श्री आलोक कुमार जी को यहाँ बुलाना चाहेंगे कि वह आएँ और धरोहर संरक्षण क्यों आवश्यक है उसके बारे में हम लोगों को बताएं। आदरणीय गुरुजन और विद्वतजन, उनके निराकरण के लिए, उनका निराकरण इन धरोहरों से हो सकता है। इस संदर्भ में हम दो बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो भी अंकन किया गया है मानव जीवन के साथ वनस्पति जगत और पशु जगत का आबद्ध रूप से एकदम साथ साथ अंकन किया गया है, जिसकी आवश्यकता आप आज महसूस हो रही है। दूसरा, पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने सर्वेक्षण किया था, तो इन सर्वेक्षणों से ये बातें समझ में आ रही हैं कि आज का मनुष्य अपने धरोहरों के प्रति किस प्रकार से चिंतित नहीं है। हम लोगों ने जो सर्वेक्षण किया और जो भी गांव के लोग मिले, उनको कुछ भी पता नहीं था कि इन चीज़ें क्या है, ये मिट्टी के मेजबान क्या हैं, ये जो टीले हैं, मूर्तियाँ हैं, ये जो अधिवास मिले हैं, क्या इनको पता नहीं है। वो केवल ये पूछ रहे थे कि कोई योजना है क्या, कोई पैसा वगैरह कोई मिल रहा है क्या। वो सोच रहे थे कि पैसा बट रहा है। तो जिस जनमानस में यह बात हो कि कोई क्या कर रहा है इसके बारे में उनको पता नहीं है, तो उस देश का क्या होगा। इसलिए हमको अभी सर ने बताया कि मूर्त और अमूर्त, लेकिन हम अभी तक जान रहे थे कि अमूर्त ही प्रभावी होता है, लेकिन मूर्त भी प्रभावी होता है, क्योंकि इसको देखने से यह किस लिए बना, किस परिवेश में बना, और जो जब भी बनाया तत्कालीन परिवेश और प्राकृतिक परिवेश के अनुसार बना। प्राचीन काल में जो भी कुछ बनाया जाता था प्रकृति के अनुरूप बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, बीचू में जो कला शंका है उसको देखिए, उसको देखेंगे तो आप थोड़ी देर तक देखेंगे, लेकिन अभी जो नवीन भवन बने हैं उसको देखेंगे तो आपको कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार हम जब भौतिक अवशेष को देखते हैं, जो हमारे भौतिक धरोहर हैं, इनका संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो ही हम उनको देखने लगते हैं तभी अपनी प्राचीन परंपरा में प्रवेश कर जाते हैं, और जब प्राचीन परंपरा में प्रवेश कर जाते हैं तो प्राचीन परंपरा में वही चीजें निर्मित की गई जो मानव जीवन के लिए अनुकूल है। मानव जीवन के लिए मानव क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर्त अकर्त्य, सोच असोच क्या सोचना है। और इस संदर्भ में हम अशोक के सप्तम अभिलेख की बात करेंगे, स्तंभ लेख की। पाशिनिवे बहुज्ञान है, ये अशोक बौद्ध धर्म की बात नहीं है, यह एक थीम है, भारतवर्ष की थीम है। यह पूरे हमारे जो भी स्रोत हैं, या आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं या साहित्यिक स्रोत हैं, इसमें से जो निचोड़ निकलता है अशोक का धम्म वही है। और इसी के साथ मैं अपनी बातें बंद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आलोक जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। अशोक का धम्म अपने कालखंड में बेशक बहुत ही एक नई विचारधारा थी, नई सोच थी, लेकिन आज वो हमारे सामने एक बहुत ही समृद्ध विरासत है। हमें उसको बचाने की ज़रूरत है, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। और हर विचार कहीं न कहीं किसी कालखंड से, किसी परिस्थिति से ही प्रभावित होकर उत्पन्न होता है। धन्यवाद। अब मैं श्री महेंद्र कुमार सिंह नीलम सर को यहाँ निमंत्रित करना चाहूँगा, जो वरिष्ठ कवि एवं कलाकार भी हैं। ये हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगे, आशीर्वचन देंगे हम लोगों को, और ये बताएंगे कि वो धरोहर संरक्षण की आवश्यकता के बारे में उनके अपने विचार क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं।
मंच पर आसीन अतिथिगण और इस सभा में पधारे हुए संपादक, छायाकार, संवाददाता तथा विशिष्ट जन, आप सबको नमन करते हुए अपने प्रिय छात्रों से जो कला के साधक हैं उनको आशीर्वाद देते हुए थोड़ी बात, क्योंकि मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया है, यहाँ कहीं परीक्षा में हमें जाना था, मैं सबको नमन करते हुए बात अपनी रख रहा हूँ। आज विश्व धरोहर मनाया जा रहा है। हर एक देश का अपना अलग स्वरूप है, अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है, अपने विचार हैं, अगर ये धरोहर न हो तो शायद हम ये नहीं बता सकते थे कि आदिकाल के उन देशों में क्या सभ्यता रही है, कैसे लोग रहे हैं। तो किसी देश के संस्कृति को जानने के लिए, किसी के देश की उन्नति को जानने के लिए वहाँ के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और धर्म, इनके बारे में